अपना स्टार्ट करता है। ये इस बिजनेस का बैकबोन है। यहाँ से बिजनेस की शुरुआत होती है और यहीं से हर कोई बंदा निकलता है। अगर मैं आज भी बात करूं तो अगर जो मेरा नेक्स्ट लेवल है प्रेजेंटर के बाद वो ट्रेनर है। अगर आज की डेट के अंदर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ या फिर इस ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सारे ट्रेनर्स हैं, तो वो भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन ही दे रहे होते हैं, बट उनका लेवल चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन सबसे क्रुशियल चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमें बनना होता है। क्योंकि एज अ प्रेजेंटर आपको अपना बिजनेस प्लान दिखाना होता है, इनिशियल लेवल के ऊपर आपको रिक्रूट करना होता है। ट्रेनर मॉडल के अंदर जब आप आ जाते हो तो आपने जो प्रेजेंटर तैयार करे होते हैं उनको आप और अच्छे तरीके से तैयार करके फील्ड के अंदर भेजते हो और नए लोगों को प्रेजेंटर बनाते हो। उसके बाद आते हैं लीडर्स। लीडर्स को हम कह सकते हैं ये वो लोग होते हैं जो अपनी बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड बहुत क्लोज हैं अपनी 16वीं साइकिल के आसपास। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है नए ट्रेनर्स जो हमारे रिक्रूट हो रहे हैं, जो प्रेजेंटर से अब ट्रेनर में कन्वर्ट हुए हैं, वो आगे प्रेजेंटर को कैसे क्रिएट करेंगे, उनके माइंडसेट की ट्रेनिंग। तो बेसिकली हर लेवल के ऊपर आपका एक माइंडसेट है। कंज्यूमर से लेके लीडर तक हमारा एक ही चीज काम करती है, दैट इज माइंडसेट। क्योंकि इनिशियली जब हम लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर एज अ कंज्यूमर, तो मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी एक माइंडसेट है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके, जिसके बिहाफ के ऊपर वो हमें जज करते हैं और उनको लगता है कि कंज्यूमर मैं भी था, ये भी था, बट आज ये मेरे से कुछ अलग बातें कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। तो उनको उस टाइम के अंदर उनको नहीं दिख रहा होता कि हम एक लीडर बनने वाले हैं एट लास्ट। बट इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग लीडर्स नहीं होते। इनिशियल लेवल पे हम कंज्यूमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रेजेंटर, ट्रेनर, उसके बाद लीडर। ये एक पूरा प्रोसेस है। एंड इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। उस माइंडसेट के बिना कोकून टू बटरफ्लाई की जर्नी पूरी नहीं हो सकती, कंज्यूमर टू लीडर की जर्नी पूरी नहीं हो सकती। तो उस माइंडसेट के अंदर इनिशियल लेवल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो माइंडसेट आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो। कंज्यूमर और रिटेलर बनना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। वो आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के अंदर कुछ नहीं है। एक के अंदर आपको प्रोडक्ट को यूज करना है और एक के अंदर प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। और जब आप रिकमेंडेशन करोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज, आपका प्रोडक्ट सेल भी हो जाएगा। तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज हमारा स्टार्ट होता है प्रेजेंटर से। तो सबसे इनिशियल जो पार्ट है प्रेजेंटर, उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए मैं आपको सबसे पहले वो कहूंगा, क्योंकि वो बेसिक है। उसके बिना कुछ भी चीज नहीं हो सकती। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंटर बनना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप प्रेजेंटर होगे तो आपके पास क्या क्या चीजों के फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को और अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों तक, जिससे कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स एंड आपकी टीम बिल्ड होती है। जितने भी लोग रिक्रूट होंगे वो एक ही चीज के ऊपर होंगे कि आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, आपको हर चीज की क्लैरिटी है या नहीं है। बट उसका जो पहला स्टेप होता है वो कहाँ से होता है? लोगों को प्रेजेंट करने से, अपने आप को प्रेजेंट करने से। अपॉर्चुनिटी से पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है मार्केट के अंदर। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो वहां से ट्रस्ट बनता है, वहां से क्रेडिबिलिटी बनती है एंड बिजनेस इक्वल्स टू बिहेवियर होता है। अगर आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मार्केट से जुड़ी हुई है एंड लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। बट जब तक आप लोगों से बात ही नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करोगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो पहला माइंडसेट हमारा है कि अगर हमें एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना, अपनी साइकिल्स कंप्लीट करनी है, तो आपको एक अच्छा प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और जो हमारी स्किल बेस्ड बाकी चीजें होती हैं उनको सीखना पड़ता है। अगर आपको अपनी टीम के अंदर सेल्स को इंक्रीज करना है तो वो भी आप तभी कर सकते हो जब आपको सारी चीजें बतानी आती हो। अगर आपको सारी चीजें बतानी नहीं आती हैं या फिर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है तो आप अपनी सेल्स भी इंक्रीज नहीं कर सकते, डिस्पाइट बीइंग कि आपका नेटवर्क बन चुका है। उधर भी आपको अपने आप को प्रेजेंट ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अप एंड डाउन हर बिजनेस के अंदर होते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं। उस टाइम पे अगर हमारी टीम डिमोटिवेटेड है तो उस टाइम पे एक प्रेजेंटर या फिर एक लीडर ही जो प्रेजेंट करना जानता है वो अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि उसने भी कभी इसी तरीके से प्लान दिया था, इसी तरीके से चीजें देखी थी। बट जब तक उसने देखी नहीं होगी वो किसी को बता नहीं सकता। तो आप लीड बाय एग्जाम्पल तभी कर सकते हो जब आपने वो काम करा हो। तो अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन करी ही नहीं या फिर अगर आप कभी प्रेजेंटर बने ही नहीं एंड आप हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि आपके गेस्ट आए एंड वो प्रेजेंटेशन दिखाए, तो वो कभी भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि इन फ्यूचर अगर आपकी टीम बनती भी है वो आपसे लीड नहीं होगी, वो आपके अपलाइन के साथ लीड होगी एंड आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होगा।
बट ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जिसको हमें लीड करना होता है। तो इनिशियल फेज के अंदर आप ही को प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेनर बन सकते हो, उसके बाद ही आप लीडर बन सकते हो। प्रेजेंटर बने बिना आप कभी भी ट्रेनर नहीं बन सकते, आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते, आप कभी भी 16 साइकिल्स कंप्लीट नहीं कर सकते, ये बात श्योर है। तो पहला माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले आके इस बिजनेस के अंदर प्रेजेंटर बनना है। आप कभी भी जुड़े, चाहे आप आज जुड़ते हैं, कल जुड़ते हैं, परसों जुड़ते हैं, आपका सबसे पहला जो चीज होना चाहिए वो प्रेजेंटर बनने का होना चाहिए। आपका माइंडसेट जो बिल्ड होना चाहिए वो प्रेजेंटर का होना चाहिए, कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन देना सीखना है। अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंटर है उनका माइंडसेट क्या होता है। एक अच्छे प्रेजेंटर का या फिर एक अच्छे बिजनेसमैन का एक माइंडसेट क्या होता है कि किस थ्रू वो ऑपरेट करते हैं अपने आप को। तो जो सबसे पहला माइंडसेट होता है ग्रेट प्रेजेंटर का या फिर एक बड़े बिजनेसमैन का, वो माइंडसेट होता है कि ऑलवेज टॉक मैथमेटिक्स नॉट लिटरेचर। आपको अगर आज से कभी भी बात करनी है तो हमेशा मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर करनी है। अगर आपको कभी भी ये अपनी अप्लायंस को बताना है कि आप कब कितनी मीटिंग्स करने वाले हो, तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा मैथ्स के अंदर होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, ना कि लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर होनी चाहिए कि इस महीने में इतना कमाना चाहता हूँ, 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, 2 साल बाद में इसमें 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, 10 साल बाद में इसके अंदर इतना रुपए कमाना चाहता हूँ। वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, वो कभी भी लिटरेचर में नहीं होना चाहिए। बेसिकली लोग गलती क्या कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान या फिर जब इस बिजनेस में आते हैं, तो वो लिटरेचर के अंदर बात करते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए आपको कितना पैसा कमाना है, तो वो कहते हैं बहुत सारा। अब बहुत सारे का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, वो कभी भी कोई मान किसी के लिए बहुत सारा 10,000 रुपये भी हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख भी कम है। तो इससे हमें कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती। एक अच्छा प्रेजेंटर जो होता है वो हमेशा क्लैरिटी के ऊपर बात करता है, वो हर चीज में क्लियर होता है। इसलिए जब भी हम मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करते हैं तो हम अपनी बातों के अंदर क्लियर रहते हैं एंड टू द पॉइंट रहते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक रहते हैं। तो स्पेसिफिक रहने के लिए आपको मैथमेटिक्स टर्म्स का यूज करना पड़ेगा, लिटरेचर का नहीं। उसके बाद सेकंड चीज है ऑलवेज डिस्कस आइडियाज, नेवर डिस्कस पीपल। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, एक प्रेजेंटर हो, लीडर हो, ट्रेनर हो, कोई भी हो, अगर वो पर्सन किसी और पर्सन के बारे में बात करता है, डिस्कशन पसंद करता है, तो एक चीज की गारंटी है कि वो अपना टाइम बहुत सारा वेस्ट कर रहा है, एंड साथ में जो सामने वाला सुन रहा है वो भी अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें से कि आप एक हैं, तो आपको हमेशा एक चीज का इनिशिएट करना है कि आप हमेशा आइडियाज को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ को डिस्कस करेंगे, स्केलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और एक्सपोनेंशियली आप कहाँ पे जाना चाहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपना टाइम लोगों को डिस्कस करने में लगा दिया, तो वो काम आप पहले भी कर रहे थे। हम इससे पहले यही काम करते हैं, जॉब्स के अंदर होते हैं, स्कूल्स के अंदर होते हैं, कॉलेज के अंदर होते हैं, तो एक दूसरे का तो मजाक बना रहे होते हैं, या तो एक दूसरे के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज शेयर कर रहे होते हैं आपस में। बट उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर, उससे बस हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, साथ में अपनी फेस वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो एक ग्रेट प्रेजेंटर या फिर एक बड़े बिजनेसमैन का जो एक करेक्टर होता है, एक उसकी जो सबसे खासियत, उसकी क्वालिटी जो होती है, वो होती है कि वो हमेशा ग्रोथ के बारे में बात करेगा, नए नए आइडियाज के बारे में बात करेगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप हमेशा आइडियाज के बारे में डिस्कस करें लोगों से, एंड लोग अगर आपके बारे में जाने तो इस चीज के बारे में जाने कि आप अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, आप नए आइडियाज बताते हैं, आप स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते हैं। अगर आपका टॉपिक इस चीज पे चल रहा है ना, लोगों के बारे में, तो बस सिंपल आपका सर्कल बहुत जल्दी छोटा होने वाला है, एंड उसके लिए फिर कोई भी अपलाइन आपकी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, जैसे हम बिजनेस में एंटर करते हैं तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए जो हम स्कूल में टॉपर थे वैसे। एक जो स्कूल का टॉपर होता है हमारा, वैसा माइंडसेट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो स्कूल में दो कैटेगरी में लोग होते थे। एक कैटेगरी में वो लोग होते थे जिनसे पूछा जाता था कि अगर आपको टॉप करना है तो आप कैसे करोगे। उनका जवाब होता था कि मैं पढ़ाई करके करूंगा, दिन में मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। अगर उनसे पूछा जाए कि 2 घंटे में बात नहीं बनेगी एंड आप हो सकता है कि टॉप ना कर पाओ, तो क्या करोगे, तो फिर बोलता था कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा या 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर उससे सेम क्वेश्चन रिपीट करा तो उसके बाद उसने बताया कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा। बेसिकली उसने एक ही चीज बताया, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस एक ही चीज के ऊपर था कि मैं पढ़ाई करूंगा और ज्यादा करूंगा, और वो उसका जो कंसंट्रेशन था वो हार्डवर्क के ऊपर ज्यादा था। मतलब कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट था कि मैं मेहनत बढ़ाता रहूंगा हर बार, टॉप करने का कोई और रास्ता उसके पास था नहीं।
बट वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिससे पूछा गया कि आप कैसे टॉप करोगे, तो उसने बताया कि मैं फर्रे चला सकता हूँ, उसने बताया कि मैं टीचर को खरीद सकता हूँ, उसने बताया कि मैं पेपर लीक करा सकता हूँ। तो एक चीज, दोनों केस के अंदर अब इसमें जो चांसेस होंगे कि कौन बंदा टॉप करेगा या फिर कौन सक्सेसफुल होगा, तो उसके अंदर जो बंदा ये बात कर रहा है कि वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देगा एंड वो आर्स अपने बढ़ाता रहेगा, मतलब कि अपना हार्डवर्क बढ़ाता रहेगा, तो इनिशियली हमेशा, इनिशियली नहीं, इनिशियल से लेके लास्ट स्टेज तक हमेशा उसी का माइंडसेट ऊपर रहेगा एंड उसी का सक्सेस का रेशियो ऊपर रहेगा, क्योंकि वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस केस से हम लोग क्या सीखते हैं, इस माइंडसेट वाली चीज से हम क्या सीखते हैं कि जब हम बिजनेस में आ जाते हैं ना, हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। बेसिकली मैक्सिमम लोग शॉर्टकट्स के ऊपर काम करते हैं कि हम ऐसा क्या शॉर्टकट ढूंढे कि हम इस बिजनेस के अंदर वो 16 साइकिल्स 16 दिन या 16 रातों के अंदर कंप्लीट कर लें। ऐसा क्या हम जुगाड़ लगाएं, बेसिकली जुगाड़ इज द राइट वर्ड। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जुगाड़ नहीं चलता है, इट्स प्योर डेडिकेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। इसके अलावा कोई भी और चीज अगर आप सोच रहे हो कि जिसकी वजह से आप कामयाब हो जाओगे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। वो यहाँ पर क्या, वो स्कूल में भी नहीं हो सकता था, वो आपका कॉलेज में भी नहीं होता। इसी का एक एग्जांपल और भी है कि जितने भी लोग आईआईटी आईआईएम के अंदर जाते हैं, पीएमटी के अंदर जाते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर बस एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया था, पढ़ाई करने के ऊपर। जिन लोगों ने चीटिंग के ऊपर ध्यान दिया होता है, उनका एडमिशन इनके अंदर नहीं होता। एंड गलती से अगर जुगाड़ से हो भी जाए तो इस इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो पास ही नहीं हो पाते। तो सिंपल चीज है, अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर टारगेट है कि 16 साइकिल कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड बेसिक्स के अंदर ही मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। कोई अलग से जुगाड़ या शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे कभी भी। उसके बाद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और फोकस, ये 4 की फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा रखने हैं। देन नेवर बी अ क्विटर। व्हेन देयर इज टाइम टू गेट yield, many people get quit। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जब वो किसी भी फील्ड के अंदर एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं कि अब बस उनका जो रिजल्ट है वो आने ही वाला था, वो उस टाइम पे क्विट कर देते हैं। रीजन भी क्या है कि अगर आप बिजनेस के अंदर आते हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर कामयाब या फिर सक्सेसफुल वही पर्सन होता है जो इसके अंदर टिकता है। जो पर्सन इस माइंडसेट के साथ आता है कि बस मैं इसको ट्राई करूंगा और ट्राई करने के बाद देखूंगा कि कितना चलता है, उसके बाद मैं क्विट कर दूंगा, अगर नहीं चला तो, वो पर्सन पहले से एक माइंडसेट फेलियर का बना के आ रखा है। क्योंकि बिजनेस की एक खासियत है कि जो बंदा इसको टाइम देता है, ये इनिशियल लेवल्स के ऊपर तो शायद उसको कुछ ना दे, बट एक टाइम जब आता है, जब उसका टाइम आता है, तो उस टाइम पे वो बंदा सक्सेसफुल होता है। तो पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे लोगों के पास पेशेंस नहीं है। सबसे पहला पेशेंस ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में टिकना है, कि 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर मुझे पूरा करियर भी लगाना पड़े 16 साइकिलों कंप्लीट करने के लिए, तो मैं लगाऊंगा। वो इस डेडिकेशन और इस फोकस के साथ नहीं आते। दूसरा फोकस उनका इस चीज पे नहीं होता, फिर पेशेंस इस चीज पे नहीं होता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ चुका हूँ, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कंपनी के साथ टिक के मैं अपना करियर नहीं देना चाहता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनका फोकस है कि मुझे टिकना है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक कंपनी टिकने से ही सक्सेस मिलती है। 10 कंपनियों को छानने से या फिर 10 कंपनियां करने से, उनके बारे में सोचने से कभी नहीं होगा। सिंगल चीज है कि आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सिंगल इंडस्ट्री के अंदर एक लंबे टाइम तक टिकना होता है। तब आपको लोग नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि ये बंदा इस फील्ड में इतने लंबे टाइम से टिका हुआ है, तो जरूर इसने मेहनत करी है, ये बंदा एथिक्स का है और ये कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर रहा है। तो उस टाइम पे लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बड़े रिजल्ट्स आपके तभी आते हैं जब आप बड़ा टिकने का प्लान करते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो ये है कि जब भी हम साइकिल्स को अपने देखते हैं, जो हम अपनी 16 साइकिल्स देखते हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन उसके अंदर 16वीं साइकिल है, बट उस बीच के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन को देख के एक्साइटेड रहते हैं या नहीं रहते, या फिर जैसी कोई छोटा सा चैलेंज आया तो हम वापस मुड़ जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट होता है फेलियर लोगों का, कि समझ लीजिए उनको अगर कहीं पे जाना है, उनको पुणे हाईवे पे जाना है, फिर पुणे उनको जाना है एंड हाईवे के ऊपर उनको कुछ गड्ढे मिल गए, तो वो अपनी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि डेस्टिनेशन भूल जाएंगे और बस रोड ब्लॉक्स जो होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद पीछे मुड़ जाएंगे दिल्ली के लिए, कि आगे बहुत सारे गड्ढे, हम लोग नहीं जा सकते। बट एक पर्सन है जो कि डेस्टिनेशन के ऊपर ज्यादा ड्राइव्ड है, उसको पता है कि मुझे रिजल्ट निकालना है, मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो उसको अगर गड्ढे भी दिखेंगे तो उसके बाद वो दूसरा रास्ता देखेगा।
कि इस गड्ढे से बच के दूसरा कोई रास्ता जा रहा होगा, मैं गूगल मैप में लगाता हूँ, वहां से मैं पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं। आपको किस तरीके का पर्सन बनना है वही डिसाइड करेगा कि आप 16 साइकिल कंप्लीट करते हो नहीं करते। उसके बाद आपका जो फोकस है वो अपनी कंपनी, अपने काम, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट के ऊपर है या किसी और कंपनी के ऊपर है। बेसिकली लोग यहाँ पर आके भी एक कंपैरिजन वाले मोड में चले जाते हैं, और कंपैरिजन भी उनका फैक्ट्स के ऊपर नहीं हो रहा था, उनका कंपैरिजन फिर वही लिटरेचर वाली चीजों के ऊपर हो रहा होता है जिसकी उन्हें एक्स वाई जेड कुछ भी नॉलेज नहीं होती। वो सिंपली या तो किसी और कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या फिर अपनी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट या फिर प्रोफाइल को कंपेयर कर रहे होते हैं। बेसिकली हर एक कंपनी के अंदर प्लस एंड माइनस होता है, हर एक पर्सन के अंदर प्लस या माइनस होता है। नोबडी इज परफेक्ट, बट आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी कंपनी के पास जो स्ट्रेंथ होती है, आपके प्लान में जो स्ट्रेंथ है, आपके प्रोडक्ट में जो स्ट्रेंथ है, आपका फोकस उस चीज पे होना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेके कंपैरिजन पे चले जाओगे या फिर क्रिटिसाइजेशन पे चले जाओगे, क्रिटिसाइज करने लगोगे, तो आप, सिंपल सी बात है, आपका ध्यान अपने काम के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान कंपैरिजन के ऊपर है, आपका ध्यान है मार्केट के एनालाइजेशन के ऊपर कि मार्केट कैसी चल रही है। आपको खुद का नहीं पता कि आप खुद कैसे चल रहे हो, बट आप मार्केट को सुधारना चाहते हो। तो बेसिकली मार्केट वही रहती है, जो डेवलपमेंट करनी होती है वो अपनी करनी होती है। अगर मैं मार्केट को डेवलप करने के हिसाब से चीजें देखूंगा, कभी भी नहीं होगा। सबसे पहली डेवलपमेंट तो आपकी होगी, आपके थ्रू कुछ लोगों की होगी, एंड उसके बाद वो लोग आगे टीम को बढ़ाते हैं, फिर एक मार्केट डेवलप होती है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास एलो पेस्ट है एंड किसी और कंपनी के पास कोई और सा पेस्ट है, उसकी कंपैरिजन देखते हो कि हमारा पेस्ट इतने का, उसका पेस्ट इतने का है, तो वो चीज गलत है। हर प्रोडक्ट को हर कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपको देखना है कि आपका सिंपल स्ट्रेंथ किन प्रोडक्ट्स के साथ है, आप उन प्रोडक्ट के साथ आगे मूव करते हो, और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को इतना बिल्ड कर देते हो कि बाकी सब चीजें आपकी नॉर्मल वे के अंदर भी है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट एक अच्छे रेशियो के थ्रू इन साइकिल्स को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो हमेशा बड़े टारगेट्स लेने का होना चाहिए। कभी भी छोटे टारगेट आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देते, या फिर आपको कुछ ऐसा नहीं देते जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो बस एक फॉर्मेलिटीज होते हैं बेसिकली। अगर आज मैंने 10,000 पॉइंट्स करे हैं, 10,000 बीवी करे हैं, एंड मेरा अगले मंथ का टारगेट है कि मैं 10,500 बीवी करूंगा, तो ये हो सकता है अचीवेबल टारगेट हो जो मैंने अपने आप को दे दिया। बट इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कंफर्ट जोन आपका बना रहेगा, कंफर्ट जोन आपको कभी भी ब्रेक नहीं होगा। दूसरा, अगर आप इस टारगेट को अचीव भी कर लोगे, तो आपकी इनकम के अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं आने वाली, ऑलमोस्ट निल। मिनिमम अगर आपका टारगेट 1.5 गुना या 2 गुना नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने आप को बस एक फॉर्मेलिटी के थ्रू ड्राइव कर रहे हो, ना कि टारगेट्स के थ्रू। तो कभी भी अगर आपको टारगेट अपने सेट करने हो, तो हमेशा टारगेट्स बड़े होने चाहिए। एंड एक पर्सन जो बिजनेस में आता है वो कभी छोटे टारगेट्स के लिए आता भी नहीं है। इतनी मेहनत अगर हम लोग अपने ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें छोटे टारगेट्स के लिए कभी भी नहीं करनी चाहिए, और बड़े टारगेट्स के लिए करनी चाहिए। और बड़े टारगेट्स आपके अचीव ही तब होते हैं जब आप उसके अंदर एक फोकस बनाते हो कि यार मुझे इस इंडस्ट्री को इतना टाइम मिनिमम देना है। मिनिमम किसी भी इंडस्ट्री को आप 5 से 10 साल अगर नहीं देते हो, तो आप कभी भी बड़ी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाओगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ कर लो, बट जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम बात करते हैं, जो 16 साइकिल के बाद भी आती है, वो तभी आती है जब आप इसके अंदर 5 साल 10 साल कंसिस्टेंटली देते हो, और एक ही एटीट्यूड के साथ देते हो कि मैं डेली मेहनत करूंगा। जो टॉपर वाला माइंडसेट होता है उसके साथ कंसिस्टेंटली आप 5 से 10 साल देते हो, उसके बाद आप बड़ी अचीवमेंट्स करते हो। वरना जितना एक जॉब प्रोफाइल वाला पर्सन आज की डेट में इनकम अर्न कर रहा है, उतना इनकम पे ही रह जाओगे आप भी। अगर इसके अंदर आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, स्केलेबिलिटी ढूंढ रहे हो, उसके लिए टाइम लगता है, फोकस लगता है, और ये सारा माइंडसेट लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप प्रेजेंटर बनते हो, फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस बिजनेस में आए क्यों। अगर आप किसी को जोड़ने जाते हो, तो उसके बहुत सारे सवाल होते हैं इंडस्ट्री को लेके, आपकी कंपनी को लेके, चीजों को लेके। तो उसका जो आंसर है ना, उन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है, उसका बेस इसी स्लाइड से निकलता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज की डेट के अंदर बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की हमें जरूरत क्यों है, तो अगर आपने ये स्लाइड्स अच्छे से समझ ली, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि सबका आंसर ऑलमोस्ट इसी में से किसी एक से निकलना है। सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते क्यों हैं। हम पैसा कमाने के लिए आते हैं, और जिस हिसाब से हमें साइकिल्स बताएगी कि 16 साइकिल के बाद 18 लाख रुपए हम महीना कमा सकते हैं, 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 25 लाख। तो बेसिकली हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं वो भी देखना जरूरी है।
अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया के अंदर ओनली 4 ही तरीके हैं जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अर्निंग करता है, पैसा कमाता है। एंड उसको हमने 4 क्वाड्रेंट के अंदर कर रखा है, ESBI। बेसिकली ई जो है वो स्टैंड करता है एम्प्लॉय सेक्टर के लिए, जितने भी लोग जॉब प्रोफाइल में, गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो। एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जितने भी लोगों ने अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार खोल रखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी सीए ने अपना चैम्बर खोल रखा है, किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, किसी पर्सन ने अपना ग्रोसरी शॉप खोल रखा है, जो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे के बैठे हुए हैं। फिर आते हैं बी। बी स्टैंड फॉर बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन कौन पर्सन होता है? बेसिकली हम हर किसी को बिजनेसमैन मान लेते हैं। जो पर्सन आज छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के बैठा है उसको ही मान लेते हैं, कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है उसको ही मान लेते हैं। बट बेसिकली मनी के टर्म्स में अगर हम बात करें और फाइनेंस के टर्म्स में बात करें, तो बिजनेस का जो मतलब है वो होता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो मार्केट के अंदर किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाता है थ्रू अ नेटवर्क, वो एक बिजनेसमैन होता है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट के अंदर अगर कोई पर्सन कोई कोरोना की कोई मेडिसिन बेच रहा है एंड कोरोना का कोई इम्पैक्ट आ रखा मार्केट के अंदर, तो उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, उसका सॉल्यूशन डिलीवर करा, एंड उसके लिए वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगा, फिर एक नेटवर्क बनाएगा जिसके थ्रू उसकी सेल्स होगी एंड प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर होगा। तो उस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो बिजनेसमैन है। जो पर्सन रिटेल कर रहा है अपनी दुकान को खोल के, हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस ग्रुप्स के अंदर पैसा लगाते हैं एंड अलग अलग चीजों के अंदर पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। बेसिकली इनका एक्टिव एफर्ट्स नहीं होते, इनका जो पैसा होता है वो इनके लिए वर्क कर रहा होता है। मिनिमम इसका जो क्राइटेरिया है वो मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, मिनिमम इतना है। तो एक पर्सन जो अभी कमेटी डाल के बैठा है, अभी कोई छोटे मोटे शेयर्स लेके बैठा है, उसको भी हम इन्वेस्टर नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इन्वेस्टर की 3,000 करोड़ मिनिमम से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये 4 तरीके हैं पूरी मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए। अगर आज मैं बात करूं तो आज हम किस टर्म के ऊपर है? अगर आज एक पर्सन जॉब के अंदर है तो वो ई कैटेगरी के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड में। कोई पर्सन है जो अपना शॉप खोल के बैठा हुआ है तो वो एस कैटेगरी के अंदर है, या फिर अपना कुछ भी काम कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, तो वो एस कैटेगरी के अंदर है। अगर हम इस बिजनेस में आ जाते हैं तो क्या हम डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं बी कैटेगरी के अंदर? नो। इस बिजनेस में आने से आप कभी भी शिफ्ट नहीं होते बी कैटेगरी के अंदर। अगर आप एक कंज्यूमर हो इस बिजनेस में या फिर रिटेलर हो, तो आप स्टिल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो। बट अगर आप अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट करते हो एंड आपकी एक टीम डेवलप होनी स्टार्ट होती है, आपका नेटवर्क डेवलप होता है, उसके बाद आप बी कैटेगरी में शिफ्ट होते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हर कोई पर्सन अपने आप को एक बिजनेसमैन नहीं कह सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक पर्सन नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहा। जो पर्सन नेटवर्क बिल्ड कर रहा है वही एक बिजनेसमैन है, बाकी लोग उसके लिए आज भी वैसे रिटेलर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन के काम करते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो आपको उस साइड पे जाना है बी कैटेगरी के अंदर। और बी कैटेगरी के अंदर जाने के फायदे क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला फायदा स्केलेबिलिटी। अगर आज मैं बात करूं जॉब की, तो जॉब के अंदर अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज आपने अपना जॉब स्टार्ट करा आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 50,000 रुपए से स्टार्ट हुई, तो अगर आप उस जॉब को लाइफ टाइम भी दे दोगे एंड मोस्ट डिजायर्ड पोजीशन पे भी पहुंच जाते हो, जिसको सभी लोग डिजायर करते हैं कि सबसे टॉप पोजीशन में, उसके बाद भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। एंड उसके अंदर जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत लंबा होगा। तो बेसिकली अगर आपका प्रमोशन हुआ भी है तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा चलेगा कि आपके खर्चे उसी हिसाब से बढ़ते गए और महंगाई उसी हिसाब से बढ़ती गई, तो ऑलमोस्ट हम उसी स्केल के ऊपर आ जाते हैं। बट बिजनेस के अंदर आप एक कम टाइम के अंदर अगर आप सही से काम करें तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको साइकिल्स कंप्लीट करनी है तो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आप इसको कितने दिनों के अंदर करना चाहते हो, कितने हफ्तों में करना चाहते हो, कितने सालों में करना चाहते हो, या फिर कितने जन्म में करना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर स्केलेबिलिटी होती है, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट होती है। और उसी के लिए हमारा माइंडसेट चाहिए। जिस पर्सन का माइंडसेट है कि इसको करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसको लगता है कि इसको करने के लिए बस मेरे को मेहनत करनी है और इतने टाइम तक करनी है और इस स्पीड से करनी है, तो वो अपने बिजनेस को स्पीड अप कर सकता है, स्केल कर सकता है। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग हमें जो MLM है वो हमें क्या मौका देती है? वो हमें एक मौका देती है कि हम अपने आप को स्केल कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी के थ्रू हम जा सकते हैं।
वहीं पर जॉब के अंदर या फिर किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मुझे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि जब मेरे बॉस मेरी सैलरी बढ़ाएंगे उस टाइम पे मैं स्केल कर सकता हूँ, और उसके अंदर कितना टाइम लगने वाला है आपको भी नहीं पता। तो बेसिकली इट्स अ बेटर ऑप्शन कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग चूज करते हैं तो विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, एंड आपके पास मौका पूरा है जितना एक बड़े बिजनेसमैन के पास होता है जब वो अपनी एक कंपनी खोलता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, अपना नेटवर्क बिल्ड करता है, वो सारी चीजें आपके पास भी है पहले दिन से। स्केलेबिलिटी का चांस आपके पास भी है। डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप इसको करते कितने दिन के अंदर हो। उसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं या फिर पैसिव इनकम की बात करूं, तो स्टेबिलिटी और पैसिव इनकम दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, क्योंकि आज से पहले जब भी मैंने पैसिव इनकम के बारे में सुना था, तो पैसिव इनकम मैक्सिमम जहां पर भी सुना या जहां पे भी बताया गया, जिस भी कंपनीज के अंदर मैंने देखा, तो वहां पे पैसिव इनकम का मतलब मुझे ये बताया गया कि आप कुछ काम नहीं करते एंड आपके पास पैसा आ रहा है एंड आप उसको एंजॉय करो, खर्च करो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी काम नहीं करते। आज की डेट के अंदर पैसिव इनकम रिलायंस के पास, अंबानी के पास, टाटा के पास, हर किसी के पास है। बट स्टिल दे डू एन एक्टिव एफर्ट। वो आज भी शायद कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई मीटिंग अटेंड करें, कुछ भी करें। बस उनके पास एक चीज की सहूलियत होती है कि अगर वो काम ना करें तो उनके पास एक एक्स अमाउंट फिक्स्ड है जो कि आना ही आना है, जिसके थ्रू उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर जब आप अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करते हो एंड आपकी जब एक टीम बिल्ड हो जाती है, उसके बाद ये आपके हाथ के अंदर है कि आप इस बिजनेस को या फिर अपनी इनकम को और एक्सपोनेंशियल लेके जाना चाहते हो और ग्रो कराना चाहते हो, या फिर इसकी स्टेबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हो। एंड हमारी स्टेबिलिटी जो है वो दो चार केस हैं जिसके अंदर बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 60 साल का हो जाता हूँ एंड मेरी शादी 30 साल में हुई थी, आज मेरा जो बेटा या बेटी कोई भी होगा वो 30 साल का होगा जब मैं 60 साल का हूँ, एंड उस दौरान शायद हो सकता है उनका 1 या 2 साल का कोई भी बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, तो उनकी अपनी एक फैमिली भी बन चुकी है। एंड उस टाइम पे अगर मैं जॉब में था एंड मैंने अपना पूरा टाइम जॉब में दिया, 60 साल पे मैं रिटायर हुआ, तो 60 साल की उम्र के अंदर एक चीज जेन्युइन है आज के टाइम को देखते हुए कि मेरे को कोई ना कोई डिजीज होने के चांसेस हैं, या फिर मेरे खर्चे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, मेरे हेल्थ के एक्सपेंसेस मेरे बढ़ने वाले हैं। एंड उस टाइम पे मुझे 20 से 50 हजार रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत है अपने हेल्थ के ऊपर। चाहे मुझे उस टाइम पे अपनी डाइट को अच्छा करना हो, मुझे कोई मेडिसिन का खर्चा करना हो, या फिर मुझे कहीं ट्रैवल करना हो, आना जाना हो, तो मेरे को 20 से 50 हजार रुपए की जरूरत है। मैंने पूरे टाइम जॉब करी थी, जॉब में मेरी कोई पैसिव इनकम नहीं बनी कि मेरे को रेगुलर कुछ इनकम आ रही हो, और मेरी कोई बड़ी सेविंग नहीं हो पाई। तो उस केस के अंदर जो पर्सन है जो कि सीनियर सिटीजन है मेरी तरह 60 साल का, तो वो डिपेंडेंट किस पे है? वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो 20 से 30 हजार रुपए उसको या 50 हजार रुपए महीना का दे, ताकि वो अपनी हेल्थ को और अपने आप को सस्टेन कर पाए लाइफ में। बट वहां पे जो पर्सन 30 साल का बैठा है, उनका बेटा, वो खुद एक इनकम एक ऐसे जोन के अंदर है कि जहाँ पे अभी उसके पास लिमिटेड इनकम है, एंड उस लिमिटेड इनकम के अंदर उसको अपना घर भी चलाना है एंड अपने बच्चे की परवरिश भी करनी है एंड उसका फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो इस केस के अंदर जो एक 60 साल का व्यक्ति है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उसका जो बेटा या बेटी है उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अपने पापा की हेल्प कर सकता है इस टाइम पे उनको इनकम देके, या फिर वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है अपना बेटा या बेटी को पढ़ा के। एंड आज की डेट में मेट्रो सिटीज के अंदर एक बच्चे की जो मिनिमम कीमत है पालने की, वो 20 से 30 हजार रुपए। अगर आपका एक बेबी है तो मिनिमम उसको 20 से 30 हजार रुपए की जरूरत है। एंड जो पर्सन जॉब प्रोफाइल के अंदर है, मेरे ख्याल से वो इतना स्टेबल नहीं है कि वो दो जनरेशन को एक साथ पाल सके। तो उस दौरान पे पैसिव इनकम आपको काम आती है। अगर आपने काम करा है एंड आपने अपनी एक कुछ भी टीम बनाई है जिसके थ्रू आपको 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए, लाख रुपए की एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो उस टाइम पे पैसिव इनकम आपको सपोर्ट करती है आपके 60 साल की उम्र के अंदर भी, कि आज आपके पास चलो जॉब नहीं है बट आपने टाइम रहते अपना एक नेटवर्क बिल्ड करा था, एंड उस नेटवर्क से आज आपको आपकी जरूरत के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो आपकी मेहनत थी, वो आपने एक नेटवर्क बिल्ड करा था। तो बेसिकली पैसिव इनकम उनको वहां पे काम आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज क्रॉनिक डिजीज हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो कभी भी कोई भी डिजीज किसी को हो सकता है। कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन दो चार सिचुएशंस के अंदर जिसके अंदर की सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है लाइफ की, हम कभी भी भगवान के पास भी जा सकते हैं, फिर परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं, कोई बीमारी लग सकती है, एंड उस टाइम पे हम जॉब या कोई भी बिजनेस शुरुआती तरीके से करने के काबिल ना बचे, तो उस टाइम पे पैसिव इनकम आपको काम आती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैंसर हो गया, कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया, तो उस टाइम के ऊपर आपको पैसिव इनकम का सपोर्ट रहेगा कि आपने जो काम करा था, आपने जो टीम बिल्ड करी थी, आज उनके थ्रू आपका नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, आपकी सेल्स जा रही है, उसके थ्रू कंपनी से आपको कमीशन आ रही है, एंड वो आपकी एक पैसिव इनकम है जो आपको उस टाइम पे सपोर्ट करती है आपके बैड टाइम्स के अंदर। तो बेसिकली पैसिव इनकम का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जिस इनकम के लिए कभी काम ना करना पड़े। ये वो इनकम होती है जिसके लिए आपने कभी काम करा होता है, एंड अगर आप जिंदा हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, बट कोई बैड टाइम आता है तो उस टाइम पे इनकम आपको सपोर्ट करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, उसके जो आंसर्स हैं वो इसी स्लाइड के अंदर है बेसिकली। अगर कोई भी पर्सन जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपसे बात करेगा, या फिर आप कहीं पे प्लान देने के लिए जाएंगे, किसी को समझाएंगे, तो उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसका माइंडसेट ब्रेक करने के लिए यही एक स्लाइड है जो आप समझाओगे। और हर हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके अंदर आपने इसके बेनिफिट्स बताए, एंड लास्ट में बस एक ही चीज है कि इस काम को करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे चीजें अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर लानी हो, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, पैसिव इनकम, सारी चीजें, सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके बिना ये सारी चीजें आ भी नहीं सकती। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको अपना माइंडसेट और हार्डवर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के इस काम को आगे बढ़ाना होता है। तो सभी चीजों का आंसर यहीं से निकलता है। अब अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जिस टाइम पे अगर हम बिजनेस का प्लान देने जाते हैं, तो मैं बात करूं तो फेथ ऑफ अ चाइल्ड कैरिंग अम्ब्रेला अलोंग विद हवन। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि कभी भी अगर आप प्लान देने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर एक फेथ डेवलप होना चाहिए कि आप इसकी ज्वाइनिंग लेके आएंगे, या फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करके या फिर सेल करके आएंगे। ये एग्जांपल मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक गांव होता है जहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं होती, एंड वहाँ पे सारे खेत सूखे होते हैं। तो वहां पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें एक हवन कराना चाहिए इंद्र देवता का कि हमारे यहाँ पे बारिश हो, एंड बारिश होगी तो शायद हमारे यहाँ खेती होगी, फसल उगेगी, एंड हम लोग अच्छे से जी पाएंगे। तो सभी लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कि संडे वाले दिन हम लोग जाके हवन करेंगे, और उसके बाद हमारे ऊपर शायद कृपा हो सकती है। जब सभी लोग जा रहे होते हैं हवन के लिए, तो उस टाइम पे एक छोटा बच्चा होता है उसी भीड़ के अंदर, सबसे छोटा शायद उनके अंदर, जो कि एक छाता, एक अम्ब्रेला को कैरी करता है। और सभी लोग जो होते हैं वो उसको पागल बोलते हैं उस टाइम पे कि तू पागल है कि आज इतनी तेज धूप निकली हुई है तो फिर भी एक छाता लेके आ रखा है, बारिश तो होने नहीं वाली। मतलब कि उन सभी का एक फेथ फैक्टर डेवलप था कि आज इतनी तेज धूप निकली हुई है, शायद ये हवन भी काम नहीं करेगा। बट उस बच्चे का जवाब क्या था कि जब हम लोग हवन कर लेंगे उसके बाद बारिश 110% होगी। तो वो पहले से प्लान करके जाता है कि उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी अम्ब्रेला की। तो उन सभी के अंदर ओनली एक ही बच्चा था जिसको फेथ था कि ये जो हवन है सक्सेसफुल होगा, इसलिए वो पहले से तैयारी करके गया था कि मुझे अम्ब्रेला चाहिए। इसी तरीके से हमें कभी भी अगर अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें हर चीज के लिए तैयार, पॉजिटिवली तैयार होना पड़ेगा कि जब मैं इस लेवल के ऊपर पहुंचूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली विजुअलाइजेशन। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइजेशन के थ्रू नहीं देख पा रहे हो, या फिर उसका पिक्चर डिस्प्ले आपके ब्रेन के अंदर नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आपका फेथ फैक्टर डेवलप नहीं हुआ है। तो 16 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आप कैसा रहने वाले हो, कैसा करने वाले हो, वो सारी चीजें आपके मन में बननी चाहिए, आपके ब्रेन के अंदर वो पिक्चर्स आनी चाहिए। तभी उसके ऊपर आपका काम, ब्रेन वर्क करेगा, आपकी बॉडी उस तरफ ड्राइव करेगी। जब तक फेथ डेवलप नहीं होगा प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, आप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो ये एक माइंडसेट है जो हमें अपने साथ रखना है। अगर हमें प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं तो फेथ के साथ लेके जाना है, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद एक चीज आती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है फील्ड के अंदर, जब आप प्रेजेंटर बनते हैं एंड आप अपनी अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट किसी को बताते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं प्रोडक्ट को लेके या अपॉर्चुनिटी को लेके। तो उसको हम एक तरीके से एलिगेशंस मान लेते हैं कि इसने मेरे पे कोई अपराध लगाया, या फिर इसने मेरे को टॉन्ट करा है, इसने मेरे को कुछ गलत बोला है। उस टाइम के अंदर हमें अपने आप से बस एक ही सेल्फ टॉक करनी होती है कि इस पर्सन ने अगर कोई ऑब्जेक्शन बोला है, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट करा है, तो इसका मतलब ये है कि इसने, इसको इस बारे में और ज्यादा चीजों की क्लैरिटी चाहिए। इसका कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है जिसको, जो कि कंफ्यूज, एक कंफ्यूजन है बेसिकली, कि ये पर्सन कंफ्यूजन है, इसकी मेरे को क्लैरिफिकेशन करनी है, एक क्लैरिटी देनी है।
तो कभी भी ऑब्जेक्शन को एलिगेशंस की तरह ना लें, हमेशा कंफ्यूजन्स की तरह लें एंड उस बंदे को क्लैरिटी दें। इससे एक चीज और दर्शाता है सामने वाला कि उसका इंटरेस्ट बन रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चंस कर रहा है तो इसका एक सिंपली मतलब है कि उसका शायद आपके साथ इंटरेस्ट बन रहा है, इसलिए वो और जानना चाहता है। तो उसको कभी भी एज अ एलिगेशन ना लें, उसको हमेशा एज अ कंफ्यूजन लें। जो भी प्रैक्टिकल सवाल हैं उनको सबसे पहले समझें और एनालाइज करें, सेल्फ टॉक करें, उसके बाद रीस्टेट करें, उसके बाद उसको आंसर दें और उसको अटेंटिवली सुने। हमेशा ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी चीज अगर पर्सन बता रहा है तो उसको सुने सबसे पहले, और सुनने के बाद उसको बताएं। उसके बाद जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, ना कि उनसे कुछ लेने जा रहे हो। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई और ये क्लैरिटी आ गई कि आप एक अपॉर्चुनिटी गिवर हो, तो आप अपने बिजनेस प्लान को एक बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ कैरी करते हो और सामने वाला बंदा ज्वाइन भी करता है। इन दी एंड नेटवर्किंग इज अ कलेक्टिव बिजनेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक टीम वर्क का बिजनेस है। विदाउट टीम यू कांट सक्सीड। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, अगर 30 दिन की हमारी जो ट्रेनिंग होती है पूरे महीने के अंदर, अगर ये 30 के 30 दिन मुझे लेनी पड़े तो शायद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 के 30 दिन 9 बजे मेरे पास शायद वो टाइम ना हो, मेरा टाइम कहीं और पे बिजी हो। तो ये ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। बट आज हाँ, हमारी टीम के अंदर, हमारी ब्रांड के अंदर इतने सारे ट्रेनर्स हैं जो हर कोई पर्सन किसी ना किसी दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके बाद ये ट्रेनिंग हो पाती है, जिससे सभी का बिजनेस बढ़ता है। तो अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी मेरा एफर्ट है क्या वो सबके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है या नहीं है। अगर सबका बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपका शेयर भी होगा। तो हमेशा इस माइंडसेट के साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है, फिर हमारा बिजनेस करना है कि एक कलेक्टिव बिजनेस है, इसके अंदर हमें एक साथ मिलके आगे बढ़ना है, ना कि हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने होते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट से कभी भी 16 साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो सकती। ये डुप्लीकेशन का है और एक्सपेंशन का है। एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक टीम हो। एंड टीम बस वही नहीं होती कि जो मेरी अपलाइन है एंड डाउनलाइन है। टीम है जो भी कंपनी के अंदर पर्सन एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ वर्क कर रहा है, वो सभी लोग आपकी टीम होते हैं। अब हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर हम लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, नेटवर्किंग के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अब से पहले हम कैसे थे एंड आज हम कैसे हैं, मार्केट बस इसी को इवेल्युएट करके एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। तो उसके अंदर दो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेसिक हैं, और ये करेक्टरिस्टिक ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये हर बिजनेस या फिर आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हर जगह पे काम करते हैं। अगर ये सारे स्किल्स या फिर ये सारी पर्सनालिटी इनकलकेशंस आपके अंदर हैं, तो मेरे ख्याल से आप हर फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हो, हर फील्ड के अंदर आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, एंड अगर आपका उसके अंदर पहले से डर बना हुआ है फेलियर का, कि आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, एंड फेलियर का ज्यादा डर है, तो उस चीज के अंदर आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे। तो नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। अगर आप कोई भी चीज करने के लिए जा रहे हो, हर कोई पर्सन कोई ना कोई काम पहली बार ही करता है, चाहे वो एग्जाम, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे पहली गर्लफ्रेंड बनाना हो, कोई पहला प्लान लेना हो, कोई पहला प्रोडक्ट किसी को बताना हो। बट उसके अंदर एक ही चीज मैटर करती है, उस टाइम पे ना नॉलेज हो ना स्किल हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है ना कि अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम है, मतलब कि उसके अंदर इंटेंशंस भी हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ता है, जब हम लोग स्किल लेते हैं, नेटवर्किंग के अंदर आके नॉलेज लेते हैं, एंड उसके बाद हम उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप जो नॉलेज और स्किल को ले रहे हो इन ट्रेनिंग्स के अंदर, जैसे जैसे उनको इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। बट पहले दिन तो आपको खुद से सेल्फ टॉक करना होता है कि मुझे ये काम करना है। एंड प्रोसेस है सीखना बेसिकली। जो भी चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना, साथ में प्रोडक्ट्स के अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करूं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, बेसिकली किसी सिचुएशन को आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। या तो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हो, कोई चैलेंज आता है तो,
मतलब कि कोई सिचुएशन आई उसके अंदर, या तो आप प्रॉब्लम को ग्लोरीफाई करके देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, या फिर आप उसके सॉल्यूशन पे देख सकते हो कि इसके अंदर अब हो क्या सकता है। जितने भी लोग एक अच्छा बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं ना, तो वो लोग सिंपली सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम को इग्नोर है, प्रॉब्लम को देखते हैं बट उस पर ज्यादा देर रुकते नहीं है, ना उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालना है, बस उनका जो 99.9% ब्रेन चल रहा होता है वो उसी चीज पे होता है कि अब इसका मैं कर क्या सकता हूँ। और ये हमेशा आपको फेलियर से, ऑब्स्टेकल से, सेटबैक से निकलने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको आधा गिलास पानी दिया, आपको प्यास लग रही थी एंड आपने किसी से पानी मांगा, एंड किसी ने आपको आधा गिलास पानी दिया, तो उसको आप कैसे देखते हो? आप उसको, उस ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हो या फिर आधा खाली देखते हो? इससे ही आपका एटीट्यूड पता लग जाता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक नेगेटिव पर्सन उसके अंदर भी कहेगा कि किसी ने मुझे आधा गिलास खाली पानी मतलब कि दे दिया, खाली गिलास दे दिया। एक पॉजिटिव पर्सन जो होगा उसके अंदर वो कहेगा कि आधा भरा हुआ है। पॉजिटिव पर्सन क्या कहेगा कि यार मुझे प्यास और लग रही है, आप मुझे आधा गिलास पानी और दे दो या फिर एक गिलास पानी पूरा और दे दो। वो सॉल्यूशन की बात करेगा। एंड नेगेटिव पर्सन होगा, नेगेटिव एटीट्यूड वाला, वो क्या करे, वो उसी चीज को ग्लोरीफाई करेगा कि यार मेरे को इतनी प्यास लग रही थी, तुमने बिल्कुल भी अकल नहीं लगाई, तुमने मेरे को आधा गिलास पानी दे दिया, मेरी प्यास नहीं बुझी। वो सिंपली एक ही चीज को पकड़ के बैठ गया। तो आपको देखना है कि आप अपनी टीम के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हो या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आपसे पहले नेगेटिव एटीट्यूड था भी, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल से लाइफ की भी रिक्वायरमेंट है। विदाउट बीइंग पॉजिटिव आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हर किसी से हम लोग सुनते हैं बट शायद अप्लाई नहीं करते। बट इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जितना बड़ा चैलेंज हो, कुछ भी हो, आपको सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, तभी आप उससे निकल सकते हो। अल्टीमेटली उसमें फंस तो वैसे ही चुके हो। तो पॉजिटिविटी एकमात्र ऑप्शन है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। उसके बाद आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है। अगर आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, चाहे आप जितनी अच्छी नॉलेज रखते हो, जितना अच्छा स्किल रखते हो, बट अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे किसी के आगे, एंड वो आपकी फिर नेटवर्क, एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होता है कम्युनिकेशन के अंदर, वो होता है एक अच्छा लिसनर बनना। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, आप लोगों की बात इफेक्टिवली अटेंटिवली सुनते हो, तो अल्टीमेटली आप मैक्सिमम चीजों का आंसर दे दोगे। हम लोग मैक्सिमम अपने प्रेजेंटेशन के दौरान या फिर लोगों से बात करते समय, चाहे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या फिर हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो या फिर हम ऑफलाइन से बात कर रहे हो, डाउनलाइन से बात कर रहे हो, मेंटर से बात कर रहे हो, हम इफेक्टिवली सुनते नहीं है। हम आधे के अंदर ही उसको काट देते हैं, एंड आधा जो हम सुनते हैं उसके बिहाफ के ऊपर ही हम आंसर दे देते हैं। तो जो हमारा आंसर एक्यूरेट जाना चाहिए वो कभी भी नहीं जा पाता। तो अगर रनर बन जाते हैं तो मैक्सिमम आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप सामने वाले की जो चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करके बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर देते हो। तो अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल पैदा करनी है अपने अंदर, तो उसके लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ये माइंडसेट आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के अंदर तीन चार चीजें आती हैं कि आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आप एक काम को 7 दिन तक डिले करके 8वें दिन करोगे एंड पूरी शिद्दत से भी करोगे, शायद उसके अंदर वो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। जबकि उस काम को अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बॉडी बिल्ड करनी है, तो एक दिन में जाके सातों पार्ट की एक्सरसाइज अगर मैं करता हूँ तो उससे बॉडी कभी भी बिल्ड नहीं होगी। अगर मुझे अब एक अपनी प्रोपोर्शनेट बॉडी बिल्ड करनी है, तो मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा डेली जिम के अंदर, उसके बाद वो बॉडी बिल्ड हो सकती है। तो सिंपली अगर आपका वर्क एथिक स्ट्रांग नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप ऑन टाइम आप चीजों करते हैं, आपकी कमिटमेंट लो है, तो आप कभी भी एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। जो आपने बात बोल दी उसको करना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो लोगों का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी जो होती है वो आप लूज कर देते हो। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो आज हमारा जो सेशन था वो बेसिकली माइंडसेट के ऊपर था। ये बेसिक्स थे कुछ माइंडसेट के जो आज 1 घंटे की ट्रेनिंग में आपको मैंने बताए हैं, और इन सभी चीजों को मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करा था।
उसके बाद ही शायद मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया इस बिजनेस के अंदर, कि मैंने, अगर मैं 16 साइकिल की बात करूँ तो मैं 8वीं 9वीं 10वीं साइकिल तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। तो पॉसिबल ही तब हुआ जब मैंने ये सारी चीजें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करी। इससे पहले बहुत बार सुना था बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा था। तो वो गलती आप लोग ना करें। आज जो चीज आपको समझ में आ चुकी है, इसको आज अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली हम लोग 3 दिन का वर्कशॉप भी दे रहे हैं, जो कि स्पेशली माइंडसेट के ऊपर है। क्योंकि माइंडसेट नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी को या फिर अपने बिजनेस को कभी भी एक्सपैंड नहीं कर सकते, और ना ही अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते। तो रतन सर, ये मेरी साइड से था, जो भी मेरा अपना अब तक का मैंने जो चीज सीखी थी उसको मैं शायद इफेक्टिवली आपको बता पाया हूँ। क्योंकि ये सारी चीज अगर मैंने करी और मेरे को बहुत अच्छी इनसे अचीवमेंट मिली, एंड अगर मैं 8वीं 9वीं साइकिल तक पहुंच गया हूँ, तो 16 स्टेप्स जो है वो बहुत पास है, वो ज्यादा दूर नहीं है। बट उन 10 स्टेप्स को जो मैंने कंप्लीट करा है, उसका जो बेसिक था वो ये सारी स्किल्स ही थी, वो ये सारा माइंडसेट ही था जो मैंने करा था। और बाकी की जो चीजें हैं वो रतन सर आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एक लीडर तक जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जैसे वो एक सिस्टम के उसमें बता है कि बटरफ्लाई कैसे सिस्टम। तो ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसको अगर हम सभी फॉलो करें तो डेफिनेटली हमें जो भी अचीवमेंट्स चाहिए वो सारा हो सकता है। तो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग सेशन था, और एक कंटिन्यूअसली उन्होंने अपने जो जितने नॉलेज है, जो भी अपना एक्सपीरियंस है, अभिषेक जी ने काफी अच्छे से शेयर किया है। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी का फीडबैक, और अमरीश सर दिख रहे हैं मुझे, तो उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फीडबैक भी दे आज का। थैंक यू रतन। हमेशा अभिषेक जी को हमने एनर्जी 9 का ही मीटिंग लेते हुए देखा था, तो बिल्कुल आज एक नया रूप देखने को मिला। मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही था। बहुत अमेजिंग तरीके से सर आपने सारी चीजें बताई, एंड इट वाज प्रीटी अमेजिंग। काफी क्लैरिटी एंड क्लियर कट वे में आपने चीजें बताई। सुपर ऑसम। यस सर, थैंक यू फॉर। थैंक यू अमरीश सर। और कोई अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, वीडियो में आ सकते हैं। आप हैंड राइज कीजिए, मैं इधर से आपको अनम्यूट करता हूँ। शुक्ला सर, अगर आप आ सकते हैं, वीडियो में आइए एक बार जी, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, ये वैसे ही था सर, अभिषेक जी का आज का कंट्रीब्यूशन या नॉलेज, या जो कहूँ, जैसा एनर्जी 9 में इन्हें किया ना, 6 पैक बनाने के लिए जी 6 साल लगाए, है ना, वैसे ही ये पूरी नॉलेज थी, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली गई। और जिस व्यक्ति ने हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करें। जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, सवाल ही जवाब है ना, तो वो बताते हैं, उस किताब में बताया गया है कि आपके पास जवाब पहले से ही होता है, क्वेश्चन आने के पहले उसका जवाब वहां पे ही लिखा होता है। बट हमारी नॉलेज नहीं होने के कारण वो जवाब हमें खोजना पड़ता है। सेम कंडीशन थी, कि बहुत सारी चीजें अभिषेक जी ने जो क्लियर की, मालूम सबको है, हर व्यक्ति है जिसने, जितने लोग यहाँ थे सबको मालूम है, यस। बट फॉलो नहीं। और अभिषेक जी आपका थोड़ा शानदार एग्जाम्पल आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। कि अभी अभी आ रही है सर? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर। एक सेकंड, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू होगा। आप नहीं तो एक बार वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। एक बार तो हाँ, वीडियो मैं आपका इसलिए दिख गया वीडियो है। ऑफ किया था सर। हाँ 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 अभी ठीक है? हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अभिषेक जी ने जो अपना फिजिक्स डेवलप किया ना, स्टेप बाय स्टेप, सेम कंडीशन में नॉलेज को डेवलप किया, स्टेप बाय स्टेप। तो वो लोग समय बचा सकते हैं उन स्टेप्स को आज ही सीख के। वो आप वो जो 4 साल उनने लगाए या 6 साल लगाए ना, वो 6 साल आप बचा सकते हैं इस चीज को मान के। अगर मान लेते हैं तो 6 साल बचा लेंगे, नहीं तो खुद से सीखने के लिए 6 साल बचा लेंगे। जब तक है सर कि फिर से ऐसे ही हमें आपका डायरेक्ट वॉइस वाली कट रहा है आती है, सर। हम जी सर नेटवर्क का इशू मेरे को लग रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत शानदार और बहुत अमेजिंग सेशन था।
और अभिषेक जी तो ऑलवेज फिट एंड फाइन है, तो हमेशा की तरह रहा आज का सेशन भी। थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्ला सर। और कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं कोई वीडियो में आके? बहुत सारे लोग तो हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। मुझे काफी सारे लोग दिख रहे हैं, जो भी हैं हैंड राइज करें, मैं एक बार अनम्यूट करूंगा। पवन साहू जी रायपुर से देख रहे हैं, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं। कुलवंत सागर जी कहाँ गए? हाँ ठीक है, मैं आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर थैंक यू, आपने मुझे पार्ट दिया बोलने के लिए। मीटिंग ने मतलब अगर हम बात करें डागर, मतलब इतना कुछ सर ने बताया बिल्कुल इसी तरीके से बताया जैसे डागर सर में आज तक एक्सप्लेन करते आए हैं। लगा ही नहीं था, मतलब सारी नॉलेज हमें सर ने उसी वे में डिलीवर करी जैसे डागर सर डिलीवर करते हैं। सो काफी अच्छा सीखने के लिए मिला। बस हम लोगों को क्या, जो मुझे समझ में आता है, मेरी टीम को समझ में आता है कि जितना कुछ आज हमने अभिषेक सर से सीखा है उसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सीखना जरूरी नहीं है सर, ये वाली चीज है कि हाँ इम्प्लीमेंट अगर हम लोग करेंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कंज्यूमर बेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सर मुझे जो पर्सनली समझ में आया, मुझे यही चीजें समझ में आई कि डागर सर वाली नॉलेज सर ने एक एक चीज हमें अच्छे से क्लियर करी है, और अगर फ्यूचर में भी सर ऐसी क्लियर करते रहेंगे तो अच्छा हम वर्क हम लोग अच्छे से बिल्ड करते रहेंगे, और ट्रेनिंग अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी तो टीम के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सर अभी तक तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इम्प्लीमेंट हम लोग हमारी टीम पूरे अच्छे से करे, ताकि हमको भी रिजल्ट मिले और टीम्स को भी मिले। मेरी खुद की टीम के लिए भी मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप लोग जो आज सर ने जितना चीज सिखाई है, हम लोग उन्हें एक एक चीजों को हम लोग डुप्लीकेट करना स्टार्ट करें अपनी टीम के अंदर भी, और खुद से भी हम लोग उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। रिजल्ट तभी मिलेगा, लर्निंग से ही नहीं मिलेगा, इम्प्लीमेंट करने से मिलेगा। सर मुझे बस इतना ही बोलना था। थैंक यू। थैंक यू। और कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया हुआ है, जबरदस्त सेशन, बहुत शानदार सेशन। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का मैसेज तो आया हुआ है, तो आज इतने में ही सेशन को एंड अप करते हैं। और जाने से पहले एक मैसेज है आप सभी के लिए कि कल का जो डे है, कल हमारे लिए एक हॉलीडे है, क्योंकि एक दिन रेस्ट चाहिए हर किसी को। तो संडे तो हर किसी का पैकअप रहता है, बहुत सारा ट्रेनिंग्स रहता है, तो इसलिए आज का ट्रेनिंग रहता है। लेकिन मंडे के दिन हमारा हॉलीडे है, छुट्टी है कल। तो कल परिवार के साथ समय बिताइए हर कोई। और 9 बजे का कल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन परसों जो ट्रेनिंग है वो भी एक स्पेशल ट्रेनिंग है। जैसे लास्ट वीक एक ट्रेनिंग हुआ था, अमृतसर ने लिया था, बुक्स के ऊपर एक रिव्यू लिया था, तो वो बहुत ही शानदार सेशन रहा। तो ऐसे भी जो परसों सेशन है वो भी बुक के ऊपर है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, क्योंकि जितना भी नॉलेज मिलता है वो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प होता है। तो फिर मिलते हैं परसों हर कोई। गुड नाइट एवरीवन, और परसों सभी मिलते हैं एक साथ। थैंक यू सो मच।